बड़ी खबरों में अब बात हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की, जो एक बार फिर से अपना जौहर दिखाने के लिए कमर कस रहे हैं। और इस बार रण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मौका है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। लोकसभा का चुनाव ओवैसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। यही कारण है कि 4 जून के बाद कुछ दिनों तक तो ओवैसी म्यूट मोड में थे, लेकिन संसद में शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर ओवैसी का मुस्लिम वाला रिकॉर्ड फुल वॉल्यूम में बजना शुरू हो गया है। सवाल यही है कि क्या ओवैसी के लिए यूपी की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव इतना अहम है? लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि योगी या फिर अखिलेश उपचुनावों में हैदराबादी भाईजान किसकी बढ़ाएंगे टेंशन, या फिर एक बार फिर फुस पटाखा होंगे साबित? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए। संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, एच.सी. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान से 4% जीत कर आते हैं। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में मात खाने के बाद मौका अब करो या मरो का है। इसीलिए हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी फिर से सीट बेल्ट बांधकर तैयार है। जुबान पर हमेशा की तरह मुसलमान है और निशाने पर हैं बीजेपी और इंडिया अलायंस। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूं, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। असदुद्दीन ओवैसी पूरे रंग में है। हाल ही में जब उन्हें लोकसभा में नए सांसद के तौर पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जितना तंज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर कसा, उतना ही इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा किया। असल में बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि ओवैसी राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। उनकी सियासत सिर्फ हैदराबाद तक सिमट कर रह गई है। लिहाजा ओवैसी के लिए ये लड़ाई अब सम्मान की है और यही कारण है कि उन्होंने यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी के लिए लड़ाई वजूद की है, लिहाजा ओवैसी की AIMIM और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने यूपी की सभी 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में PDM के मोर्चे तले अपना दम दिखाने का ऐलान किया। सवाल यही है कि योगी या अखिलेश असदुद्दीन ओवैसी किसकी टेंशन बढ़ाएंगे? यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर शामिल हैं। ओवैसी ने तय किया है कि उपचुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए ओवैसी ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां पर करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं। और शायद यही कारण है कि ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमान वाला अपना दांव चलना शुरू भी कर दिया है, जिसकी झलक लोकसभा में दिए उनके भाषण में भी नजर आई। जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। खबरों के मुताबिक फिलहाल ओवैसी की नजर यूपी की 4 सीटों पर है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। ओवैसी ने मुजफ्फरनगर की, मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट का सिलेक्शन किया है क्योंकि मीरपुर में करीब 3,15,000 मतदाता हैं, जिसमें करीब 1,20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसी तरह कुंदर की में 65% मुस्लिम तो 35% ही हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ और अलीगढ़ की खैर सीट पर भी ओवैसी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। सीसामऊ विधानसभा में 70% मुस्लिम हैं। इस सीट पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 80,000 से ज्यादा हैं और कभी न कभी यहां मुस्लिम विधायक रह चुके हैं।
जाहिर है ओवैसी मुस्लिम वोट में सेंधमारी करेंगे तो अपना खेल भले ही ना बना पाए, लेकिन अखिलेश और कांग्रेस का खेल तो बिगाड़ ही देंगे। और अगर वोट बटा तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। हालांकि ओवैसी पर यूपी के मुसलमान कितना भरोसा करेंगे, हैदराबादी भाईजान इंडिया अलायंस का कितना नुकसान कर पाएंगे, इसका अंदाजा अभी ठीक नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की करें तो ओवैसी के लिए ये बीता लोकसभा चुनाव किसी बुरे सपने की तरह रहा। लोकसभा चुनाव में ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम मोर्चा बनाकर अपने 28 उम्मीदवार जरूर उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी से लेकर कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र तक पीडीएम का प्रचार किया। इसके बावजूद पीडीएम का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने उपचुनाव में उतरने का मन बना लिया है और मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को टेंशन देने का पूरा प्लान बना लिया है। लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 2 बुरी तरह हार गए। 9 उम्मीदवारों को उनकी पार्टी ने समर्थन दिया था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। नेशनल लेवल पर उनकी पार्टी का वोट परसेंट 2024 में 0.22% ही पहुंच पाया। ओवैसी की हार हुई, बुरी तरह हुई। उनकी सियासत का दायरा हैदराबाद तक ही सिमट कर रह गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओवैसी हार से निराश होकर यूपी उपचुनाव में किसी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। इसीलिए वो बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं। अगर वो मॉब लिंचिंग, मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन, मुस्लिमों से नफरत, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो लोकसभा में सिर्फ 4% मुसलमान प्रतिनिधित्व, टीपू सुल्तान, फलस्तीन, संविधान की बात और ओबीसी कास्ट के सांसद का डेटा देकर इंडिया अलायंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, एच.सी. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। सीएसडीएस का डेटा यह बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि दूसरी पार्टियों, विरोधी सरकारों को संविधान और धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वाले ओवैसी अक्सर आईना देखना भूल जाते हैं, क्योंकि भाईचारे की वकालत करने वाले बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी में दूसरे धर्म के लोगों का नाम बामुश्किल ही देखने सुनने को मिलता है। ओवैसी संविधान का हवाला तो देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ मुसलमानों की करते हैं। वो बार बार संविधान की रट लगाते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। कभी बाबरी मस्जिद तो कभी मॉब लिंचिंग तो कभी कहीं न कहीं हेट स्पीच के नाम पर वो अपनी सियासी रोटियां सेकते नजर आते हैं। और इस बार भी कट्टरतापूर्ण एजेंडे के साथ वो सियासी राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवैसी आगे चलकर इसे हासिल क्या कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस चुनाव से लेकर इससे पहले भी ओवैसी की जहरीली जुबान तो खूब चली, लेकिन झोली खाली रह गई। अब यूपी उपचुनाव में ओवैसी एक बार फिर अपने तरकश में हिंदू मुस्लिम के तीर लेकर निकल पड़े हैं। ओवैसी को मालूम है कि यह दांव आखिरी है। अगर जुबान जहरीली नहीं रखी तो उनकी सियासत की दुकान भी बंद होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि भड़काऊ बयानबाजियों से ही एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी फसल लहलहाती है। लिहाजा वो हिंदू मुस्लिम वाले अपने इस दांव को एक बार फिर आजमाने निकल पड़े हैं। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान के दुकान को लूट लिया गया और
हिज़्ब इख्तलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। I would like to say it is not Modi's in dock, but every single person who voted him despite his anti-Muslim voice. And I would like to tell the opposition parties, this is not a moral victory for you. This is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? मुस्लिम मुस्लिम करते हैदराबादी भाईजान ना जाने कब से अलादीन का चिराग घिसते जा रहे हैं ताकि उनके मन की मुराद पूरी हो सके, लेकिन जिन है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की होड़ में ओवैसी सांप्रदायिक सियासत को कैसे हवा देते हैं, उसकी कई मिसालें हैं। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। मुसलमान 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 मुसलमान। वैसे राजनीति का टॉप गियर लगाने के बावजूद 2024 के चुनावों में भी ओवैसी की मजलिस की पतंग की डोर कट गई। 2019 में पार्टी के 2 सांसद थे तो 2024 में ओवैसी अकेले रह गए। इतना ही नहीं, 17.7% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर 0.88% रहा। वहीं महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम आबादी है, यानी कि कुल आबादी का 11.54%। यहाँ भी AIMIM का वोट शेयर 0.61% रहा। यानी ओवैसी मुसलमान चीखते रहे पर उनको अपनी ही कौम ने ठुकरा दिया। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है। मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए उनको। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। कुछ वोटों के फेर से गेम बनता बिगड़ता है। इसीलिए ओवैसी के यूपी उपचुनाव में एंट्री से मुकाबला तो इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें मुकाबला सिर्फ इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच नहीं होगा। प्लेयर 4 होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और ओवैसी। और चारों ही पार्टियों के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला रहेगा। खासतौर से योगी के लिए, जिनके पास कमबैक का मौका है। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव साख के सवाल जैसा है। वहीं चुनावी राजनीति में नई लकीर खींचने के बाद अखिलेश का विश्वास नया आकार ले रहा है। वो अब अपनी समाजवादी राजनीति को नए सिरे से विस्तार देने की तैयारी में है। पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं, वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं। अखिलेश के सामने भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा टास्क तो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत को कायम रखना। इसके अलावा पीडीए फॉर्मूले को बरकरार रखना। 2027 के चुनाव की तैयारी भी शुरू करनी है। जैसे भी हो, यूपी में होल्ड को बरकरार रखना है। इसलिए भी यूपी उपचुनाव में ओवैसी की एंट्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि खबरों के मुताबिक ओवैसी के साथ ही एसपी और बीएसपी भी मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारने की तैयारी में हैं। इस तरह उपचुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम के बीच भिड़ंत हो सकती है, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि अखिलेश लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का हाल देखकर खुश हो सकते हैं, जहां उन्हें मुसलमानों ने ही नकार दिया। बहरहाल ओवैसी एक बार फिर पूरे तामझाम के साथ अपने मिशन में जुट चुके हैं। वो अपने जलसों में, रैलियों में मुस्लिम लीडरशिप पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने MY फॉर्मूले से अलग हटकर लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का दांव चला, वो सुपरहिट भी साबित हुआ। अब अपने बयानों में बार बार पीडीए परिवार, आरक्षण से लेकर संविधान तक का सियासी हथियार
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों अपने तरकश से लगातार यही तीर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। पीडीए के डी यानी दलित वोट बैंक पर फुल अटेंशन देने वाले अखिलेश अपनी रणनीति में कितने कामयाब होंगे, ओवैसी की एंट्री बीजेपी या एसपी में से किसकी मुश्किलें किस हद तक बढ़ाएंगी, ये उपचुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।